हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर 5। चैप्टर 5 है आपका औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, चैप्टर 4 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो इससे जो चैप्टर पहले वाला चैप्टर होता है चैप्टर 4, उसमें हमने पढ़ा लिंग बोध जेंडर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा तो लड़के और लड़के कैसे बड़े होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, किस तरह से उनमें इनइक्वालिटी की जाती है कि ये असमान है। ठीक है, जेंडर के आधार पर। तो अब देखते हैं औरतों ने बदली दुनिया, जो आपके चैप्टर का नाम है। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। उनके काम में क्या होता है, पौधे रोपती है, वे खरपतवार निकालती है, फसल काटती है, कुटाई करना, ये सब शामिल है। फिर भी जब हम ये किसान के बारे में सोचते हैं या हम किसी फार्मर के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या होता है कि एक पुरुष ही, कि वो पुरुष ही होगा जो किसान है। तो हम एक पुरुष के बारे में सोचते हैं, ऐसा क्यों? हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब भी किसान की बात आती है कि वो किसान महिला भी तो हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे मन में हमेशा आता है कि वो एक पुरुष ही होगा किसान। लेकिन 83.6 महिलाएं खेतों में भी काम करते हैं, फिर भी उसे उन्हें किसान नहीं कहा जाता। ठीक है, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह से कर सकती है। लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। नर्स क्यों मानते हैं? क्योंकि वे सहनशील होती है और विनम्र होती है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। विज्ञान के लिए कहा जाता है कि विज्ञान के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, दिमाग की जरूरत होती है। ठीक है, और लड़के और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, ऐसा क्यों माना जाता है? ठीक है, आजकल बहुत लड़कियां जो है आगे बढ़ चुकी है, डॉक्टर्स लाइन में, हर लाइन में मतलब। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब मैथ की बात आती है तो लड़कियों को मैथ लेने में घर वाले मना करते हैं, लेकिन लड़कों को दिलाते हैं। ठीक है, कि वे सक्षम नहीं है, वे नहीं कर पाएगी। तो ये क्या होता है, एक रूढ़िवादी धारणा होती है कि लोग पहले से ही मन में विचार बना लेते हैं कि नहीं, लड़कियां मैथ नहीं कर सकती। तो अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक रूढ़िवादी धारणा होती है, स्टीरियोटाइप होते हैं ये सब, कि पहले से ही किसी के बारे में धारणा बना लेना, कोई चीज सोचे नहीं कि नहीं ये ऐसी है, उसे कहते हैं रूढ़िवादी धारणाएं। रूढ़ियों को तोड़ा, किसने तोड़ा अपनी रूढ़ियों को? ये लक्ष्मी लकारा ने। लक्ष्मी लकारा कौन थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, औरतों का नाम यहाँ पे कहीं भी नहीं आता। लेकिन झारखंड की एक गरीब आदिवासी, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, आदिवासी परिवार की 27 वर्ष की एक महिला जिसका नाम था लक्ष्मी लकारा, उसने इस धारा को बदला, इस रूढ़िवादी को तोड़ा। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक भी बनी। कहा जाता है कि रेल का इंजन सिर्फ आदमी चलाते हैं, लेकिन उन्होंने इस धारा को तोड़ा। ठीक है, लक्ष्मी की जो शिक्षा हुई है, एजुकेशन, वो सरकारी स्कूल में ही हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने डिप्लोमा किया, फिर उन्होंने रेलवे बोर्ड की परीक्षा दी और पहली कोशिश में उत्तीर्ण हुई। ठीक है, तो यहाँ लक्ष्मी लकारा का नाम आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबको पता है। अतीत में लिखना पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। ठीक है, लड़कियों की स्थिति बहुत खराब थी, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। पहले धारणा क्या थी कि लड़कियों औरतों का काम केवल सहायता करना है, इनका काम पढ़ना लिखना नहीं है। जैसे कुम्हार के व्यवसाय में क्या होता है, स्त्रियां जो है वो मिट्टी इकट्ठी करती थी, बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। वे चाक नहीं चलाती थी, लेकिन जो चाक चलाता था वो पुरुष चलाता था, इसलिए कहा गया उन्हें कुम्हार। कुम्हार में कभी भी लड़कियों का जिक्र नहीं आता है, हमेशा हमारे थॉट में भी पुरुष का ही नाम आता है। ठीक है, अब परिवर्तन क्या क्या आते हैं? 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए, काफी लोग स्कूल जाने लगे, बच्चे जाने लगे। लड़कियों की शिक्षा को लेकर फिर भी विरोध हुआ। अब यहाँ पे विद्यालय प्रचलन में आ गए, लेकिन फिर भी लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, विरोध हुआ। अब लड़कियों को विरोध हुआ क्योंकि लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो लड़कियों ने संघर्ष किया। अब कैसे किया वो देखते हैं। राजसुंदरी देवी, जिनका जन्म 1800 में हुआ था, 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजसुंदरी देवी जो है पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। पश्चिम बंगाल में 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में ही अपनी एक बायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम क्या था, अमार जीवन। याद रखना है, अमार जीवन किसकी बायोग्राफी थी? राजसुंदरी देवी की। अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली बायोग्राफी थी। पहली बायोग्राफी किसने लिखी है? राजसुंदरी ने। धनवान जमींदार परिवार की महिला थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि लड़की पढ़ती है तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। उन्होंने इस धारणा को तोड़ा। तो आपको याद रखना है राजसुंदरी देवी का नाम और इनकी बायोग्राफी अमार जीवन। फिर आती है रमाबाई। रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था, 1922 में इनकी मृत्यु हुई, 22 में। महिला शिक्षा की योद्धा कहा जाता है। पंडिता की ना उपाधि दी गई। पंडिता की क्यों दी गई? क्योंकि संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में मिशन स्थापित किया इन्होंने। मिशन जहां विधवा स्त्री गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। फिर आती है रुकैया सखावत।
हुसैन और उनका लेडीलैंड का सपना। ठीक है, तो ये उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, इनको सब भाषा आती थी। लेखिका थी एक, कहानी लिखी इन्होंने सुल्ताना का स्वप्न। 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया रुकैया सखावत हुसैन, लेकिन ये लेडीलैंड का सपना क्या है? जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था। जो इनकी ये कहानी थी सुल्ताना का स्वप्न, इसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक स्त्री की कल्पना की थी कि स्त्री सोचती है, मतलब सुल्ताना जो का स्वप्न जो है, इसमें सुल्ताना नाम की एक लड़की ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में एक स्त्री की कल्पना यह थी, जो लेडीलैंड नाम की एक जगह है, ये लेडीलैंड क्या एक जगह है, वहां पे पहुंचती है। ठीक है, और लेडीलैंड क्या था? एक ऐसा स्थान था जहाँ पर स्त्री को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की फ्रीडम थी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है सुल्ताना का स्वप्न कि रुकैया सखावत हुसैन और लेडीलैंड का उनका सपना। ठीक है, तो इन कुछ स्त्रियों ने परिवर्तन किया कि इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, फिर भी इन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की। वर्तमान स्थिति देखते हैं तो भारत में हर 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना होती है, जिससे पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, जैसे आयु की, पढ़ाई की, काम की। जानकारी का इस्तेमाल कहाँ होता है कि स्त्री और पुरुष की जब अनुपात रेशो पता लगता है, मतलब देखते हैं, तो वहां से हेल्प मिल जाती है। और शिक्षित लोगों की संख्या कि कितने हमारे शिक्षित और कितने नहीं। जैसे 1961 की जनगणना में लड़कों और पुरुष जो है वो तो 40% एजुकेटेड थे, लेकिन अगर हम लड़कियों और स्त्रियों की बात करें तो सिर्फ 15% एजुकेटेड थी। कितनी कम। 2011 की जनगणना की बात करें, लड़कों और पुरुषों में जो 82%, थोड़ा बड़ा लेवल, ठीक है, लेकिन 82% एजुकेटेड थे, पर स्त्रियों की गिरावट आई 65%। यहाँ से तो बढ़ी, लेकिन लड़कों से फिर भी कम थी। तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष का प्रतिशत अधिक है एजुकेशन में। तो यहीं से पता चला है, मतलब लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता इतना। एससी मतलब जो अनुसूचित जाति होती है, और एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स होती है, जनजाति, उनकी लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक होती है। मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने की संभावना और भी कम होती है। कारण क्या है? कारण होता है कि जो गांव होते हैं, रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल नहीं होते, इस वजह से वे जा नहीं पाती। संकीर्ण विचारधारा, लोगों की छोटी सोच होती है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, जैसे मैंने बताया रूढ़िवादी धारणा। तो छोटी सोच के कारण साधन न होना, साधन नहीं होता उनके पास आने जाने का, जैसे दूर होते हैं स्कूल, निर्धनता, कुछ गरीबी के कारण लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते। आगे आ जाता है महिला आंदोलन। अब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, तो महिलाएं क्या करेगी? आंदोलन करेगी। महिलाओं को पढ़ने और स्कूल जाने के अधिकार को लेकर आंदोलन हुए। अन्य क्षेत्रों में कैसे कैसे आंदोलन हुए, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, यहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। इससे औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तन के लिए क्या किया? संघर्ष किया, और इन संघर्ष को हम कहते हैं महिला आंदोलन। भेदभाव व हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का हिस्सा है। 2006 की बात करें तो एक कानून बना कि घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिला को सुरक्षा। कि घर के अंदर एक महिला के साथ क्या हो रहा है? उत्पीड़न हो रहा है, पीड़ित है महिला, ठीक है, तो उन महिलाओं को सुरक्षा के लिए 2006 में कानून बना। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य स्थान पर, जैसे महिला कहीं कार्य करती है, शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे वो पढ़ रही है, अगर वहाँ पे वो यौन प्रताड़ना का शिकार हो रही है तो उससे भी सुरक्षा के निर्देश उन्होंने दिए। 1980 में क्या हुआ? महिला संगठन ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, कि दहेज को लेकर जो स्त्रियों की हत्या कर दी जाती है, उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है, तो उसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई थी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से आपको नोट्स दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को बना लेना है। तो कुल मिला के हमने 4th और 5th चैप्टर में क्या पढ़ा है? 4th चैप्टर में देखा था हमने लिंग बोध जेंडर, मतलब लड़कियों और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, कि लड़कियों के साथ कितना अन्याय किया जाता है। और 5th चैप्टर में देखा कि कुछ औरतें जो अपनी दुनिया बदल लेती है, कुछ संघर्ष करती है वे। ठीक है, तो इस चैप्टर मतलब इन दोनों चैप्टर में हमने लिंग बोध जेंडर पढ़ा है, कि जेंडर के आधार पर फर्क आता है, इसलिए महिलाओं की आज भी जो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, वो सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से है। हमारे समाज में जो लड़की और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो अगर ये डिस्क्रिमिनेशन, ये जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाए हमारे देश में, तो लड़कियों के जीवन में काफी सुधार आ जाएगा। आज भी कहीं रूरल एरियाज और कहीं लोगों की इतनी संकीर्ण विचारधारा, इतनी छोटी सोच है कि आज भी लड़कियों को पढ़ने के लिए इतने उनको अवसर नहीं दिए जाते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है।